हेलो एंड ग्रेट वेलकम वंस अगेन। तो बेटा अभी तक जहां तक सवाल है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बड़ा सबसे इनफैक्ट लंबा चैप्टर है, फॉर्मिडेबल चैप्टर है। करेक्ट। अब इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहने के लिए ये AS21 है, लेकिन बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है और लॉन्ग प्रैक्टिकल चैप्टर है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और काफी कॉन्सेप्ट्स की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो आपका आखिरी कॉन्सेप्ट है डिविडेंड, और डिविडेंड के अंदर भी जैसा कि लास्ट सेशन में ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेजेस में मैंने आपको बताया भी था कि डिविडेंड के ट्रीटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट और डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि प्रपोज डिविडेंड अगर बैलेंस शीट में दिया होगा, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बैलेंस शीट के अंदर सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड की जगह डिविडेंड पेएबल भी लिखा हो सकता है। तो अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा तो तभी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल सा है, मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करना है। हालांकि लास्ट सेशन में मैंने ये भी कहा था कि मैं इस सेशन में आपको ये भी रीजन बताने की कोशिश करूंगा कि हम इसको ऐड क्यों करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ H कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो फिलहाल तुम्हें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है इसमें बैलेंस शीट की डेट नहीं दी हुई है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है। H लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है और S लिमिटेड की 40,000 है। इसका क्या करेंगे ये अभी हम देखेंगे। फिर कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच है, शेयर 100 रुपए का है, 11 लाख रुपए S लिमिटेड की शेयर कैपिटल है, 2 लाख जो है वो S लिमिटेड की शेयर कैपिटल है। फिर तुम्हें रिजर्व्स दिए हुए हैं 4 लाख और 1,50,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख और 50,000 का है। खास तौर से तुमने सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और जनरल रिजर्व को नोट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50 और जनरल और रिजर्व्स में 1,50,000 है। उसके अलावा क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रपोज डिविडेंड है जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक तो खास बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में मौजूद है और उसके अलावा आप देख रहे हो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें गुडविल भी बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। एसेट साइड में तुम्हें दोनों कंपनी की गुडविल भी दी हुई है 20 और 10,000। इसका भी क्या करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा इस क्वेश्चन में मशीनरी 6 लाख और 180 है और खास तौर से सब्सिडियरी कंपनी की तुमने मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू को नोट करना है और फर्नीचर है और क्लोजिंग वैल्यू फर्नीचर की 34,000 है। इन्वेस्टमेंट 1,600 शेयर्स में करी है S लिमिटेड में, H लिमिटेड ने, और 1,600 शेयर 100 रुपए वाले खरीदने के लिए हमने 3,20,000 रुपीज दिए हैं। ये 3,20,000 जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन में अदर एसेट्स दिए हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई डेटर्स नहीं दिया, कोई बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया, डायरेक्टली उन्होंने अदर एसेट्स दे दिया है। इस क्वेश्चन में तुम्हें एसेट साइड में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स भी दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट ये भी आ गया क्योंकि इससे पहले हमने ये चीजें नहीं देखी थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, गुडविल, डिस्काउंट। देखो कभी भी क्वेश्चन में कभी सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह अगर नजर आए तो पहले तो इनको हम कहते हैं वैल्यूलेस एसेट। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल हम जो वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में लॉजिकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको नजर नहीं आने चाहिए, क्योंकि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS26 ये कहता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एसेट साइड में ना दिखाया जाए बल्कि उसको सेट ऑफ कर दिया जाए रिजर्व एंड सरप्लस में से। लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन, इस तरह के आइटम तुम्हें एसेट साइड में नजर आ सकते हैं। और वैसे वर्टिकल फॉर्मेट की जब बैलेंस शीट बनती है तो उसमें ये अदर नॉन करंट एसेट के अंदर नजर आते हैं। खैर, तुम्हें मेन चीज मालूम होनी चाहिए कि ये वैल्यूलेस एसेट है। जब हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो एनालिसिस टेबल में इनको हम माइनस कर करके लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि ये एक तरीके से लॉसेस है। जैसे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व ऐड करते हैं इक्विटी कंप्यूट करने के लिए, तो हम इसको इक्विटी में से माइनस करते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन कैसे करेंगे अभी हम इसकी भी चर्चा करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, तकरीबन हमने जितने भी पॉइंट्स अभी तक करे वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको नजर आएंगे। वो कह रहा है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अब देखो ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है कि जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की डेट नहीं है और तुम्हें कौन सी तारीख को हमने शेयर्स कंट्रोल एक्वायर करा, तुम्हें यह भी गिवन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में तुमने क्या मानना है, जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दी हो
बैलेंस शीट की डेट ना गिवन हो तो तुम अपने मन के अंदर ये मान करके चलोगे जैसे कि तुमने बिगनिंग की डेट को कंट्रोल एक्वायर करा है, क्योंकि क्वेश्चन ने तो सिर्फ इतना ही लिखा है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि बिगनिंग की डेट को हमने कंट्रोल एक्वायर करा है। करेक्ट। अब वो कह रहा है ऑन द डेट ऑफ शेयर्स, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एच कंपनी, जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा, वो कहता है रिजर्व्स में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 का और 30,000 का बैलेंस है। इसका मतलब रिजर्व में 50,000 का बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 का बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू? एक तो ये चीज है। दूसरा कहता है कि जो मशीनरी है जिसकी की बुक वैल्यू 2 लाख की थी, उसको एस कंपनी ने रीवैल्यू करा 3 लाख पर। तो एक तो रीवैल्यूएशन मशीनरी से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में एक और रीवैल्यूएशन है। वो कह रहा है जो फर्नीचर है जिसकी की बुक वैल्यू 40,000 की है, उसको रीवैल्यू करा गया 30,000 पर। अब तुम्हें एक चीज भूलनी नहीं है कि रीवैल्यूएशन कौन सी डेट को हो सकता है, जिस तारीख को हम कंट्रोल एक्वायर करते हैं उस दिन रीवैल्यूएशन हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? आगे फिर क्वेश्चन में कहता है कि एस कंपनी ने एक बोनस इश्यू भी करा है और ये एक बच्चे ने एक मैसेज में क्वेश्चन भी पूछा था, सर ये बोनस इशू जब ड्यूरिंग द ईयर हो गया है तो हम ये क्यों नहीं मान के चलते कि ये बोनस इशू की जो बोनस इशू की कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड हो गई होगी। तो ध्यान ये रखना है ये चीज एडजस्टमेंट में दी है, एडजस्टमेंट में दी है तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट अभी तक बैलेंस शीट में नहीं लाया गया है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके अंदर बोनस कैपिटल इंक्लूड नहीं है। एस कंपनी ने बोनस इश्यू करा और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से करा और 40,000 का बोनस इश्यू है। और तो इस क्वेश्चन में तुमने देखा बोनस इश्यू भी है और इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन तो खैर है ही। और फिर उसने ये भी लिखा इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ऑफ एस कंपनी 20,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एच कंपनी। वो क्या कह रहा है कि जो एस कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, एस कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उसमें 20,000 रुपीज का ऐसा अमाउंट है जो उन्होंने एच लिमिटेड को देना है, यानी कि एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को 20,000 देने हैं। तो इस ट्रांजैक्शन का एक तो इफेक्ट ये पड़ेगा, इसका मतलब ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। बाद में जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स में से 20,000 माइनस कर देंगे। एक तो ये चीज है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या निकला। वो कहता है एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स में 20,000 रुपीज इंक्लूड हैं जो उन्होंने एच लिमिटेड से लेना है। ये अमाउंट क्यों लेना है? क्योंकि एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड से कुछ गुड्स खरीदे हैं फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एच कंपनी। तो इसका मतलब है एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड नाम की कंपनी को 20,000 के गुड्स भी बेचे होंगे और वो क्रेडिट पे बेचे होंगे। तो इसलिए इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 20,000 की है। एक तो ये, और दूसरा क्या कहता है ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ एस कंपनी आर गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 8,000 विच वर सप्लाइड बाय एच कंपनी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। अब एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड से 20,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट में खरीदे होंगे, नंबर 1। इसीलिए वो कह रहा है कि जो एस लिमिटेड है उसके क्रेडिटर्स में 20,000 का ऐसा अमाउंट है जो उन्होंने एच लिमिटेड को देना है। दूसरी चीज, अब वो कहता है कि एच लिमिटेड से एस लिमिटेड ने जो गुड्स खरीदे थे उसमें से 8,000 रुपए के गुड्स जो हैं वो अभी भी अनसोल्ड है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तो इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो बचे हुए गुड्स 8,000 है और उसमें हम मार्जिन जो कि इस केस में 25% ऑन सेल्स तुम्हें दिया ही हुआ है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट सेल्स पर है, तो 25% इसका मतलब 2,000 आपका अनरियलाइज प्रॉफिट भी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज जो है वो प्रपोज डिविडेंड की है। बाकी क्वेश्चन भी मैं तुम्हें आगे बताता हूं। आगे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने यहां पर तुम्हें फिनिश अप करा था और अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ अब इस क्वेश्चन को लेकर के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 8 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट आप निकाल लें और लिखना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 सेवंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो जैसा कि हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं हमने वैसे ही स्टार्ट करा। पहले तो हमने एनालिसिस करा। एनालिसिस करने के लिए अब की बार क्या है कि बैलेंस शीट की डेट्स मौजूद नहीं है। पहले तो ध्यान ये रखना है, जब बैलेंस शीट की डेट गिवन नहीं होती तो उस केस में आप बस इतना लिख लें कि ये क्लोजिंग डेट है और ये ओपनिंग डेट है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको यहां लिखना पड़ेगा डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही दिया है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो डेट कौन सी है ये नहीं दी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मान करके चलेंगे कि बिगनिंग की डेट को कंट्रोल एक्वायर करा गया, प्रेज्यूम्ड, इसके आगे आप प्रेज्यूम्ड भी लिख देंगे, यानी कि बिगनिंग की डेट को कंट्रोल एक्वायर करा गया।
तो इसका ये भी मतलब ये हो गया कि सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, इसमें कोई भी प्री एक्विजिशन पीरियड नहीं है। एक तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? सारा का सारा पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। अब जब ये चीज क्लियर हो गई तो क्वेश्चन की बाकी चीजों को भी आपको नोट करने का आर्ट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो हमने 2-3 चीजें देखी थी। खास तौर से इस क्वेश्चन में हमने एक तो ये देखा था कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी की, इजंट इट और नॉट, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में भी देखा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन में दी हुई थी। एच लिमिटेड की भी दी हुई थी, 1 लाख कितनी की थी, 1 लाख की ही थी शायद, और 40,000 रुपए जो है वो सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में लिखा हुआ था। एक तो इस कॉलम में मेन पॉइंट ये था। इज इट क्लियर टू यू? तो एच लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल थी वो 1 लाख की थी और एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल जो थी वो 40,000 की थी। एक तो ये चीज इस क्वेश्चन में हमें गिवन थी, करेक्ट। उसके बाद अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दूसरी चीज ये थी कि प्रपोज डिविडेंड के बारे में भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। दूसरा पॉइंट जो था प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड था। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर गिवन था और प्रपोज डिविडेंड जो एस लिमिटेड का तुम्हें दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड एस लिमिटेड का इत्तेफाक से वो भी 40,000 का है। एक दूसरा पॉइंट ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ था कि बिगनिंग की डेट को जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रिजर्व्स में, उसने ये दिया है ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रिजर्व में जो बैलेंस है, और डेट ऑफ कंट्रोल हम बिगनिंग की मान रहे हैं। तो इसका मतलब बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस जो कि इंफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है 30,000 और 50,000 है। इज इट क्लियर टू यू? और अपनी सहूलियत के लिए तुम क्लोजिंग बैलेंस भी नोट कर लिया करो ताकि बार बार तुम्हें क्वेश्चन को ना देखना पड़े जब तुम एग्जामिनेशन में खास तौर से सॉल्व करते हो। पहला स्टेप एक तरीके का क्वेश्चन को ओपन करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर तुम बैलेंस शीट को देखोगे तो बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में 50,000 लिखा हुआ है और रिजर्व्स के आगे 1,50,000 का बैलेंस लिखा हुआ है। ये क्लोजिंग बैलेंस भी तुमने नोट कर लिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ ये चीजें थी। उसके अलावा इस क्वेश्चन में बोनस इश्यू के बारे में भी गिवन था। उसने लिखा था कि बोनस इश्यू करा गया है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से। एक तो बोनस इश्यू है और बोनस इश्यू भी इत्तेफाक से 40,000 रुपीज का है। और एक बड़ा पॉइंट और इस क्वेश्चन में था, वो ये कि एसेट साइड में डिस्काउंट तुम्हें दिया हुआ था और डिस्काउंट 10,000 रुपए का तुम्हें दिया हुआ था। ना सिर्फ ये, बल्कि इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि रीवैल्यूएशन, और याद रखें कि रीवैल्यूएशन हमेशा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को होता है। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि बिगनिंग की डेट को रीवैल्यूएशन हुआ है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें रीवैल्यूएशन के बारे में क्या दिया हुआ है कि मशीनरी को रीवैल्यू करा गया 3 लाख पर। मशीनरी को रीवैल्यू करा गया 3 लाख पर और मशीनरी की बुक वैल्यू उस दिन जिस दिन रीवैल्यू करा गया, ये तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन है, उस दिन इसकी बुक वैल्यू 2 लाख है। और याद रखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीनरी को ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमने वैल्यू करा, 2 लाख पर वैल्यू करा, और सॉरी 3 लाख पर वैल्यू करा, और उस दिन जिस कंट्रोल के दिन बुक वैल्यू 2 लाख की है और कंट्रोल की डेट हम बिगनिंग की डेट मान के चल रहे हैं। इसका मतलब बिगनिंग की बुक वैल्यू 2 लाख है। उसके अलावा तुम्हें फर्नीचर के बारे में भी क्वेश्चन में गिवन था। तुम्हें यह गिवन था कि फर्नीचर को जो रीवैल्यू करा गया, फर्नीचर को जो रीवैल्यू करा गया 30,000 पर करा गया, हालांकि फर्नीचर की बुक वैल्यू जो है वो 40,000 की है। तो इस क्वेश्चन में काफी चीजें मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू? तो बहुत सारी चीजें मौजूद है। मैंने पहले बताया ये लंबा चैप्टर है, इसमें थोड़ा वक्त लगता ही लगता है अगर इसको आपने तरीके से करना और सीखना है। तो अब क्वेश्चन को देखा जाए तो ये तो हमने बेसिकली एनालिसिस ही करा। टेक्निकली देखा जाए तो हमारा मेन सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को करने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो डिग्री ऑफ कंट्रोल, क्योंकि एनालिसिस तो हमने कर ही लिया है, अब हमने डिग्री ऑफ कंट्रोल से स्टार्ट करना शुरू करा। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल से जब मैंने स्टार्ट करना शुरू करा तो पहले तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ शेयर सब्सिडियरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को देखना है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब्सिडियरी कंपनी के कितने हैं? 2 लाख रुपए की उनके शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी की, और एक शेयर 100 रुपए का है। तो इसका मतलब उनके टोटल शेयर जो है वो 2000 है। अब 2000 शेयर में से नीचे एसेट साइड में लिखा था कि एच लिमिटेड ने 1600 शेयर खरीदे, तो इसका मतलब 400 शेयर जो है वो अदर शेयर होल्डर्स के पास है। इसका मतलब रेशियो कितना हो गया? 4:1 का रेशियो हो गया। करेक्ट। उसके अलावा फिर अब हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे।
अब रीवैल्यूएशन एनालिसिस, इस क्वेश्चन में तुम्हें जो एनालिसिस करना होगा वो दो चीजों का करना होगा, एक तो मशीनरी का और उसके अलावा फर्नीचर का। जब हम रीवैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं तो लॉजिकली हम पहले तो अकाउंटिंग ईयर के एंड की डेट को देखते हैं और बिगनिंग की डेट को देखते हैं। एंड की डेट को बुक वैल्यू कितनी है इसके लिए तुम्हें बैलेंस शीट को देखना होगा। तो बुक वैल्यू मशीनरी की, पहले हम मशीनरी को ले रहे हैं, तो जहां तक बुक वैल्यू का सवाल है, ईयर के एंड में बुक वैल्यू, इसके लिए तुम एसेट साइड में देखो सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में, तो आपको नजर आएगा 1,80,000, तो 1,80,000। अब बिगनिंग की बुक वैल्यू कितनी है, नीचे उसने दिया है कि कंट्रोल जिस दिन हमने एक्वायर करा उस दिन मशीनरी की बुक वैल्यू 2 लाख है, तो मशीनरी की बुक वैल्यू उस दिन 2 लाख है और कंट्रोल हम मान के चल रहे बिगनिंग की डेट को हुआ है, तो बिगनिंग की डेट को इसका मतलब बुक वैल्यू 2 लाख की है। अब डेप्रिसिएशन मैंने कंप्यूट करा तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 20,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कितनी आ गई, अगर तुम परसेंटेज कंप्यूट करोगे तो 20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 10%। तो 10% आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको पता लग गया। अब डेप्रिसिएशन का जब रेट पता लग गया तो कंट्रोल के दिन, अब याद रखना कि इस क्वेश्चन में डेट ऑफ कंट्रोल भी बिगनिंग की है, ये बिगनिंग की डेट भी है, अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग की डेट भी है और ये कंट्रोल की डेट भी है, डेट ऑफ एक्विजिशन। अब एक बार जब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता लग गया तो हम ये देखते हैं कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को हमने कितने पर रीवैल्यू करा और उस दिन बुक वैल्यू कितनी थी। बिकॉज इस केस में अभी तक हमने रीवैल्यूएशन के जितने भी केसेस करे थे उसमें अकाउंटिंग ईयर के बीच में कंट्रोल अकाउंटिंग ईयर के बीच में या दरमियान में जो है कंट्रोल एक्वायर करा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में बिगनिंग की डेट को करा गया है। तो खैर तुम्हें दिया हुआ है कि मशीनरी को जो रीवैल्यू करा गया, रीवैल्यूड एट या रीवैल्यूड अमाउंट, मशीनरी का रीवैल्यूड अमाउंट 3 लाख है और कंट्रोल बिगनिंग की डेट को एक्वायर करा गया है, तो बिगनिंग की डेट की बुक वैल्यू तो हमारे पास है ही, इस केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बिगनिंग की डेट को बुक वैल्यू 2 लाख की है। तो इसका मतलब अप वैल्यूएशन कितने का हो गया, मशीनरी के केस में अप वैल्यूएशन हो गया, अप वैल्यूएशन कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का अप वैल्यूएशन हो गया। अब कई बार मैं बता चुका हूं जब अप वैल्यूएशन होता है तो मुझे उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, बिकॉज कंट्रोल ईयर की बिगनिंग में ही एक्वायर करा गया है। तो सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए करा जाता है, लेकिन पूरा अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, इजंट इट। तो सबसे पहले तो रीवैल्यूड अमाउंट को आप लिखेंगे जो कि 3 लाख का रीवैल्यूड अमाउंट है, उसका 10% आपने कंप्यूट करा, 10% इंटू 12/12 अकाउंटिंग पीरियड, पूरा का पूरा 12 महीने का जो है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। अब हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना चार्ज कर दिया, वो तो हम ऑलरेडी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 20,000 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का हमने चार्ज करा हुआ है, या कैलकुलेट करके दिखाना चाहते हो तो तुम्हारी पुरानी जो बुक वैल्यू है 2 लाख इंटू 10% इंटू 12/12, तो 12 महीने का जो आपने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया है वो 20,000 कर दिया है, लेकिन होना चाहिए 30,000, तो इसलिए 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपके लिए लॉस है, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर इस केस में आपको एक और रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स का। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का रीवैल्यूएशन करने के लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले ईयर के एंड में बुक वैल्यू देखेंगे और बुक वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट से मिलेगी। सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में फर्नीचर की वैल्यू हमने पढ़ा था 34,000 है। फिर हम बिगनिंग की डेट को, और याद रखें कि बिगनिंग की डेट कंट्रोल की डेट भी है, तो बिगनिंग की डेट को बुक वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 40,000 की गिवन है। तो हमें यह पता लग गया कि सब्सिडियरी कंपनी ने फर्नीचर पे पूरे साल में डेप्रिसिएशन जो चार्ज करा होगा वो 6,000 रुपए का चार्ज करा होगा। अब अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो 6,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 करके ये 15% की परसेंटेज इसकी आ जाएगी। इसका मतलब फर्नीचर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% का है। अब ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को, क्योंकि जो बिगनिंग की डेट है वही डेट ऑफ कंट्रोल भी है या डेट ऑफ एक्विजिशन भी है। अब डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन फर्नीचर को रीवैल्यू कितने पर करा गया, रीवैल्यूड अमाउंट। फर्नीचर को जो रीवैल्यू करा गया, हमने देखा कि फर्नीचर को रीवैल्यू करा गया था 30,000 पे।
फर्नीचर को रीवैल्यू करा गया था 30,000 पे, और इसकी बुक वैल्यू, क्योंकि रीवैल्यू जो करा गया है वो बिगनिंग की डेट को करा गया है, तो बिगनिंग की डेट की बुक वैल्यू जो है वो 40,000 है, यानी कि जिस दिन कंट्रोल एक्वायर हुआ उस दिन बुक वैल्यू 40,000 थी और रीवैल्यूड अमाउंट 30,000 है। करेक्ट। तो इसका मतलब इस केस में वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि 40,000 की चीज को 30,000 पर एस्टिमेट करा गया। तो इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा डीवैल्यूएशन। जब वैल्यू बढ़ रही है तो मैंने अप वैल्यूएशन यूज करा, और जब वैल्यू कम हो रही है तो मैंने उसके लिए वर्ड डीवैल्यूएशन यूज करा, या तुम डिक्लाइन इन वैल्यू भी लिख सकते हो। करेक्ट। जाहिर है कि जब वैल्यू बढ़ती है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ता है। बिकॉज अब इस एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो मुझे कम डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो कम डेप्रिसिएशन के लिए हम लिखेंगे रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन, या तुम ये भी लिख सकते हो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। पहले तो खैर रीवैल्यूड अमाउंट कंप्यूट करा 30,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पूरा 12 महीने का है। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो नई वैल्यू है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन 4,500 का लगना चाहिए, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज। लेकिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज कितना कर चुके हैं, हम तो 6,000 का चार्ज कर चुके हैं, जो कि हमने यहां पर देख ही लिया था 6,000। लेकिन फिर भी तुम दिखाना चाहते हो तो तुम्हारी पुरानी वैल्यू 40,000 की थी, उसका 15% इंटू 12/12, यानी कि तुमने डेप्रिसिएशन इस साल 6,000 का दे दिया, तो 4,500 लेकिन देना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 1,500 है इसको हम बोलते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज। अब ये एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज, इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया, इसलिए इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन। रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन भी हम टेबल के लोअर पार्ट में, जो हम पोस्ट एक्विजिशन का कॉलम बनाते हैं पार्ट बी एनालिसिस टेबल में, उसके अंदर लिखेंगे, लेकिन ये गेन माना जाता है। इज इट क्लियर टू यू? और जो डीवैल्यूएशन है वो हमारे एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व को कम कर देगा। तो इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन भी था, मैंने तुम्हें बताया। उसके बाद पॉइंट नंबर, जो अगला पॉइंट है रीवैल्यूएशन के बाद, रीवैल्यूएशन का स्टेप था हमारा सेकंड। अब सेकंड स्टेप के बाद फिर थर्ड स्टेप की तरफ हम बढ़े। थर्ड स्टेप में मैंने एनालिसिस करना शुरू करा, एनालिसिस ऑफ। अब एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करने के लिए एनालिसिस ऑफ, अब एक तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने एनालिसिस करना शुरू करा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए मैंने पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखा। तो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट, और मैं ये टेबल में नोट भी कर लिया था जब ने एनालिसिस टेबल बनाया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 50,000 का है, और ओपनिंग बैलेंस कितना था, 30,000 का था। लेकिन अब देखो ध्यान से, मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए तुम्हें लिखता रहता हूं। अगर इस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस होता है नहीं तो मैं क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करता, जस्ट रिकैप करने के लिए। और अब है प्रपोज डिविडेंड। मैंने तुम्हें बताया अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर गिवन है का मतलब बैलेंस शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड कैसे पहुंचा होगा, जब सब्सिडियरी कंपनी ने ये एंट्री करी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। जब सब्सिडियरी कंपनी ने ये एंट्री करी होगी तभी तो प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर आ सकता है। इसका मतलब वो प्रॉफिट से पैसा निकाल चुके हैं। इसका मतलब जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये प्रपोज डिविडेंड के बाद नजर आ रहा है। तो इसलिए हम पहले प्रपोज डिविडेंड इसमें ऐड करते हैं, ये देखने के लिए कि अगर हमने प्रपोज डिविडेंड में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करा होता तो हमारा ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना होता। तो अब तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस एक तरीके से 90,000 है, 90,000। इज इट क्लियर टू यू? अब ओपनिंग बैलेंस को 30,000 को तुमने कंपेयर करा 90,000 से, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, बैलेंसिंग फिगर 60,000 की आ गई। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर में 60,000 का प्रॉफिट इस एंटिटी ने कमाया। ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया ये देखने के लिए हम प्रपोज डिविडेंड क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करते हैं। अब जो 60,000 का प्रॉफिट है उसको प्री और पोस्ट में बांटेंगे। अब प्री एक्विजिशन के लिए मैंने P1 लिख दिया है, हालांकि एग्जामिनेशन में ये गलती मत करना, प्री एक्विजिशन आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए मैंने P2 लिखा। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई प्री एक्विजिशन पीरियड नहीं है, इसलिए ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो ये माना जाएगा कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कमाया गया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसी तरह से इस क्वेश्चन में फिर जनरल रिजर्व भी है, तो अब जनरल रिजर्व को भी देखेंगे। जनरल रिजर्व में क्या कहता है, जनरल रिजर्व
जनरल रिजर्व के बारे में इसी तरह से पहले तो तुम ओपनिंग क्लोजिंग लिखोगे, बैलेंस शीट में देखो कि रिजर्व में कितना बैलेंस है, 1,50,000 का रिजर्व में बैलेंस है क्लोजिंग सब्सिडियरी कंपनी का। फिर ओपनिंग बैलेंस भी हमने नोट करा था और ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000 का ओपनिंग बैलेंस था। बस अब पहले तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें। अब इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया तो डिफरेंस आ गया 1,00,000 रुपए। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर में सब्सिडियरी कंपनी ने जनरल रिजर्व में 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करे। अब प्री एक्विजिशन पीरियड है ही नहीं, तो सारा का सारा जो अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में, तो माना ये जाएगा ये सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि सारा अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। ये काम करने के बाद अब इस क्वेश्चन में देखें यहां पर, अब वैसे तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट मैं तुम्हें और बता देता हूं जिससे कि तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब मैंने ये इकट्ठे क्यों लिखा इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मैं पहले ये भी बता दूं। पहले तो यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें डेटर्स और स्टॉक अलग अलग नहीं दिए हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हें अदर एसेट्स दिए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन में तुम्हें अदर एसेट्स दिए हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू? अगर तुमने बैलेंस शीट को ध्यान से देखा है, एक बार मैं तुम्हें फिर से दिखा दूं बैलेंस शीट को, ताकि तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कहां चला गया? ये देखें, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं ये अदर एसेट्स दिया हुआ है, हालांकि लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिया हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एसेट साइड में डेटर्स और स्टॉक हम मान करके चलेंगे कि वो अदर एसेट्स के अंदर ही इंक्लूड है। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि हमें मालूम है कि जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता है तो हम स्टॉक में से माइनस करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक तो गिवन नहीं है, तो हम स्टॉक में से कैसे माइनस करेंगे? करेक्ट। तो इसीलिए हमें अब की बार क्या करना पड़ेगा, उसको अदर एसेट्स में से ही हम माइनस कर करके दिखा देंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं, पहले ध्यान से सुने। ये मैंने अदर एसेट्स लिखा, हम मान के चल रहे हैं कि अदर एसेट्स के अंदर डेटर्स भी इंक्लूड हैं और स्टॉक भी इंक्लूड है, क्योंकि क्वेश्चन में डेटर्स और स्टॉक अलग अलग गिवन नहीं है। करेक्ट। जहां तक एच लिमिटेड का सवाल है, तो एच लिमिटेड के जो अदर एसेट्स हैं वो तो हैं 10,60,000 के, और एस लिमिटेड के जो अदर एसेट्स हैं वो हैं 3,46,000 के। 3,46,000 नॉर्मली हम ये अदर एसेट्स कंबाइन कर करके बैलेंस शीट में लिख देते हैं, जिसको हम कंसोलिडेटेड अमाउंट कहते हैं। करेक्ट। अब लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या लिखा, ध्यान से देखें। पहले तो इस क्वेश्चन में इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन थी, जो मैंने अभी आपको बताया था डेटर्स और क्रेडिटर्स की। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स की जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होती है, मैंने बताया था वो डेटर्स में से भी माइनस होगी और क्रेडिटर्स में से भी माइनस होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि एसेट साइड में डेटर्स तो गिवन ही नहीं है, हालांकि लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स जरूर गिवन है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स जो हैं वो भी मैं बता देता हूं। एच लिमिटेड के 3,00,000 रुपए के हैं बैलेंस शीट में, और एस लिमिटेड के शायद अब कितने थे मेरे को याद नहीं, शायद 1,00,000 थे। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं देख लूंगा, 1,00,000 थे। अब जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन थी 20,000 रुपए, वो कह रहे हैं सब्सिडियरी कंपनी के क्रेडिटर्स में ऐसा अमाउंट है जो उन्होंने पे करने हैं एच लिमिटेड को, क्योंकि एच लिमिटेड ने कुछ गुड्स सप्लाई करे थे एस लिमिटेड को। तो 20,000 रुपीज मुझे माइनस करने पड़ेंगे क्रेडिटर्स में से भी और डेटर्स में से भी। अब बिकॉज डेटर्स क्वेश्चन में अलग से गिवन नहीं है, तो मैं उसको अदर एसेट्स में से ही माइनस कर दूंगा। करेक्ट। फिर इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी था। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट वो भी मैंने आपको बताया था। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझा रहा था कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से यहां पर याद दिला दूं कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कुछ गुड्स सप्लाई करे थे। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कुछ गुड्स सप्लाई करे थे, तो ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, मैंने आपको बताया हुआ है। गुड्स जो ट्रांसफर करे गए थे वो 20,000 के करे गए थे क्रेडिट में, लेकिन उन 20,000 के गुड्स को जिसको कि सप्लाई करा था एच लिमिटेड ने,
तो उस 20,000 के गुड्स में से वो कह रहा था कि अनसोल्ड गुड्स जो हैं वो 8,000 के हैं। अनसोल्ड गुड्स या रिमेनिंग गुड्स 8,000 रुपए के बचे हुए हैं। अब जो बचे हुए गुड्स हैं इस पे जो यूआरपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 25%, क्योंकि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो ऑन सेल्स तुम्हें दिया हुआ है, तो 25% इसका कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन के अंदर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, एक तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर जब हम कंसोलिडेटेड फिगर स्टॉक की लिखते हैं तो उसमें से माइनस करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एसेट साइड में स्टॉक अलग से गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि एसेट साइड में ये अदर एसेट्स के अंदर स्टॉक है, हमने ये कंबाइन करके लिख दिया और इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम माइनस कर करके लिख देंगे। करेक्ट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने माइनस कर करके लिख दिया और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंसोलिडेटेड पीएनएल में से भी माइनस होगा। तो इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो अदर करंट एसेट हैं वो आपके अब 13,84,000 के आएंगे और क्रेडिटर्स आपके 3 + 1 4 लाख माइनस 23,80,000 के आएंगे। तो इस तरीके से ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे आया ये मैंने यहां पर कंप्यूट कर करके बता दिया। इज इट क्लियर टू यू? मैंने पहले कहा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट करने के बाद ये हमारा स्टेप नंबर ई के बाद एफ, चलो जो भी है। अब उसके बाद मैंने बनाया एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल की बजाय तुम स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, एंड स्टेटमेंट शोइंग नेट एसेट्स। एनालिसिस टेबल की बजाय अगर तुम लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन चाहो तो तुम ऐसे भी टाइटल लिख सकते हो। अब एनालिसिस टेबल जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए, उसके अंदर हम लिखते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, और डेट ऑफ एक्विजिशन के अंदर हम क्या लिखते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन में 2 लाख रुपए की है। आपको याद होगा शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए की है, तो 2 लाख रुपए, और ये जो शेयर कैपिटल है मैंने पहले इसको लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी थी, पहले मैंने इक्विटी लिखा। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को तो शेयर कैपिटल इक्विटी इतनी रही होगी। फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें याद होगा कि बोनस कैपिटल भी है, तो बोनस कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस इश्यू करा है। लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें बताया था जब बोनस इश्यू होता है तो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ेगी और सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स भी कम होंगे। तो बोनस इश्यू जो हुआ है 40,000 का हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया था। एक तो मैंने बोनस इश्यू यहां पर ऐड कर दिया, नंबर 1। उसके अलावा और नंबर 2 बोनस इश्यू के लिए हमने जो अमाउंट अप्रोप्रिएट करा होगा वो हम माइनस कर करके लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, अब मैंने लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा। बिकॉज डेट ऑफ कंट्रोल बिगनिंग की डेट को है तो मुझे सिर्फ ये देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000, तो मैंने 30,000 ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। इसी तरह से फिर मैंने रिजर्व्स लिख दिया। अब रिजर्व्स में ओपनिंग बैलेंस 50,000 का है, वो भी मैंने लिख दिया। ये हमारे प्री एक्विजिशन माने जाते हैं क्योंकि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और रिजर्व में जो बैलेंस है माना जाता है, ये भी प्री एक्विजिशन है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि बोनस इश्यू हमने करा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, याद रखें अगर कभी क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि बोनस इश्यू कब हुआ है तो हमेशा मान के चलना कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, बोनस एप्रोप्रिएशन माइनस कर दूंगा क्योंकि मेरे रिजर्व कम हो जाएंगे, यानी कि जो बोनस इश्यू हुआ उसके लिए हमने प्रॉफिट से या अपने रिजर्व से पैसा यूटिलाइज करा और वो प्री एक्विजिशन पीरियड से करा है, तो इसलिए हम माइनस कर देंगे 40,000 रुपीज। बोनस एप्रोप्रिएशन 40,000 का था ना, तो 40,000 हमने माइनस कर दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? राइट सर। उसके बाद बोनस के बाद फिर इस क्वेश्चन में आपको याद होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व भी है। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व, अब रीवैल्यूएशन रिजर्व उसमें भी ध्यान रखना कि पहले तो मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से बढ़ गई थी लेकिन फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से कम हो गई थी। तो इसका मतलब जो है रीवैल्यूएशन रिजर्व में नेट बैलेंस 90,000 है।
अगर तुम्हें ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होती है तो तुम सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, अप वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी 1 लाख, डी वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर 90,000, वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो डिस्काउंट है वो हमारे रिजर्व्स को कम करेगा। तो मैंने अभी जो आपको बता रहा था कि अगर कभी तुम्हें एसेट साइड में डिस्काउंट, वैसे तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ही दिया है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, कभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या अंडरराइटिंग कमीशन दिया हो तो ये वैल्यूलेस आइटम माने जाते हैं, VLI, वैल्यूलेस आइटम्स, करेक्ट। तो ये एक तरीके से लॉसेस हैं, तो इसलिए इसको हमेशा आप माइनस कर करके लिखेंगे। अब तुम में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर अगर होल्डिंग कंपनी के कॉलम में ये आइटम दिए होते तो आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, वो जैसे दिए हैं उनको वैसे ही छोड़ दोगे। इज इट क्लियर टू यू? तो पॉसिबली टेबल के अपर पार्ट में कितनी चीजें आ सकती हैं वो मैंने यहां पर लिखी। अब आपने एक नोट करा होगा, खैर पहले तो मैंने इसको टैली करा, तो टैली कर करके अमाउंट आ रहा है 3,60,000। अब ध्यान क्या रखना है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है। तो मैंने क्या करा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करके जो आता है उसको हम इक्विटी या नेट एसेट्स मान लेते हैं, लेकिन याद रखना है इस क्वेश्चन में अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। अब मैंने यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लिखी, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है सब्सिडियरी कंपनी की 40,000 रुपीज की है। तो आपने क्या नोट करा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैंने बिल्कुल बाद में लिखा। अब बाद में क्यों लिखा, ये पॉइंट बहुत समझना बहुत जरूरी है। अब गलती क्या करना, गलती क्या नहीं करनी है, करना नहीं, गलती क्या नहीं करनी है। अगर कहीं तुम गलती से ये जो 4 लाख रुपए हैं, अब ये टोटल नेट एसेट्स तो 4 लाख के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इक्विटी 4 लाख की मानी जाएगी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। लेकिन अगर तुम इसको एच लिमिटेड में और अदर शेयर होल्डर यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में उनके रेशियो में 4:1 में बांट दोगे 4 लाख को, तो फिर गलत हो जाएगा। समझना क्या है, पहले बिना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बिना तुम इनको डिवाइड करो। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो 3,60,000 को तुमने 4/5 और 1/5 में डिवाइड कर दिया, 2,88,000 और 1/5 मेरे ख्याल से 72,000 आता है। अब 40,000 को मैंने अलग से डिवाइड करा, और डिवाइड भी करने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी की है, देखो सब्सिडियरी कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करी है उसमें तो होल्डिंग कंपनी के पास कोई हिस्सा नहीं है ना, वो सारी के सारी प्रेफरेंस शेयर भी आउटसाइड शेयर होल्डर माने जाते हैं, इसलिए उसको अदर शेयर होल्डर्स के अंदर ही लिखा जाता है। यानी कि ये जो सब्सिडियरी कंपनी के द्वारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यूड है, ये सारी की सारी जो है एक तरीके से माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, यानी कि सारी की सारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करती है, तो इसमें होल्डिंग कंपनी का कोई हिस्सा नहीं है। तो ध्यान ये रखना, कभी क्वेश्चन में सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखी होगी तो उस केस में एनालिसिस टेबल जब आप बनाओगे, पहले तो नॉर्मल तरीके से जैसे हम इक्विटी कंप्यूट करते हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एकदम से मत लिख देना, क्योंकि उसमें गलती क्या हो जाएगी, तुम सब टोटल करके एकदम से डिवाइड कर दोगे। जैसे मैं 4 लाख को डिवाइड करता तो गलत हो जाता। तो हकीकत में अब क्या माना जाएगा कि जो नेट एसेट्स थे सब्सिडियरी कंपनी के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, वो 4 लाख के तो हैं, लेकिन 4 लाख में हमारा हिस्सा केवल 2,88,000 है, और बाकी का हिस्सा जो है वो माइनॉरिटीज का माना जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1,12,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होगा कभी भी, तो हमेशा ये माना जाएगा कि ये जो शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी की, इसमें होल्डिंग का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको हमने अदर शेयर होल्डर यानी कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में लिखा है। लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने पहले ही आपको बताया, लेकिन इसमें तकरीबन सारे पॉइंट्स इंक्लूड हैं। उसके अलावा पार्ट बी में फिर हम पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 60,000 का है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। इनफैक्ट ड्यूरिंग द ईयर में जो भी प्रॉफिट कमाया गया वो सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन को बिलोंग करता है इस क्वेश्चन में। तो 48,000 उसमें होल्डिंग का हिस्सा है, 12,000 जो है वो माइनॉरिटीज का हिस्सा है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अलावा फिर जनरल रिजर्व में ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर में जो ट्रांसफर हुए वो सारे के सारे पोस्ट एक्विजिशन माने जाएंगे, क्योंकि कोई प्री एक्विजिशन है नहीं। अब उसमें हमारा हिस्सा 80,000 का आ जाएगा, और जाहिर है कि इनका हिस्सा 20,000 का आ जाएगा।
फिर जनरल रिजर्व के अलावा इस क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी था। क्या था? एडिशनल डेप्रिसिएशन। और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10,000 का था। और 10,000 का जो डेप्रिसिएशन था उसमें हमारा हिस्सा 8,000 हो जाएगा नेगेटिव, और माइनॉरिटीज का हिस्सा 2,000 का हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सेस डेप्रिसिएशन भी था। एक्सेस डेप्रिसिएशन की बजाय आप रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, ये गेन माना जाता है। तो 1,500 रुपये जो आया था रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन या एक्सेस डेप्रिसिएशन, उसको गेन माना जाता है। इसमें हमारा हिस्सा 1,200 हो जाएगा और माइनॉरिटीज का हिस्सा 300 हो जाएगा। अब मैंने लास्ट क्लास सेशन में भी बताया था कि जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो हमें ये सब चीजें अलग अलग ऐड करने के बजाय मैं इनका नेट टोटल ही ले लेता हूं। तो नेट टोटल इनका 3230 माइनस 300 29,700 आ जाएगा। तो मैं सीधा पोस्ट एक्विजिशन शेयर 29,700 लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? उसके अलावा फिर हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमने कंप्यूट करी। स्टेप नंबर जी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, लो जी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपने कंप्यूट करा। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं। हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने लिखी, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितनी? 1,600 इक्विटी शेयर खरीदने के लिए आपने जो अमाउंट पे करा था वो 3,20,000 का अमाउंट पे करा था। इज इट क्लियर टू यू? फिर हम इसमें से माइनस करते हैं शेयर इन नेट एसेट्स, या इक्विटी भी लिख सकते हो, शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स थे उसमें हमारा शेयर कितना था, जो हमने कंप्यूट करा था 2,88,000 का था। अब 2,88,000, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा है तो ये गुडविल आएगी 32,000। अब बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी कुछ गुडविल पहले से मौजूद थी, तो वो जो गुडविल मौजूद थी उसमें ये फिगर ऐड कर करके दिखा दी जाएगी। लेकिन अगर ये कैपिटल रिजर्व आता तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में जो गुडविल थी उसको मैं ऐड करता और कैपिटल रिजर्व उसमें से माइनस करके दिखा देता, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व अलग अलग नहीं दिखानी चाहिए, उसको एक दूसरे के साथ सेट ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए क्या करते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब मैं कंप्यूट करूंगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को माइनॉरिटी को बिलोंग करते हुए कितने नेट एसेट्स हैं, जो कि हमने कंप्यूट करे थे 1,12,000 थे। 1,12,000। इज इट क्लियर टू यू? माइनॉरिटी को बिलोंग करते हुए नेट एसेट्स इतने थे। फिर हम इसमें लिखते हैं प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस में उनका शेयर कितना था, जो मैंने नेट फिगर कंप्यूट कर ली थी 29,700 था। P&L, जनरल रिजर्व, एडिशनल डेप्रिसिएशन और रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन की जो नेट फिगर थी, तो 1,42,300। तो इस तरीके से माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आपके पास आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हासिल करने के बाद फिर फाइनली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपने बनाई। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब इस क्वेश्चन में आप बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर वो होती है। तो इस क्वेश्चन में जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी की आएगी। होल्डिंग कंपनी की जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो ऑलरेडी माइनॉरिटीज के अंदर जा चुकी है। करेक्ट? जो हमने टेबल बनाया था माइनॉरिटीज के कॉलम में हमने लिखा था मैंने बी लिख दिया, अभी बी नहीं लिखना है। शेयर कैपिटल के अंदर इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 11 लाख रुपए की है, तो 11 लाख रुपए मैंने लिखे। उसके अलावा शेयर होल्डर्स फंड में फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे। अब रिजर्व एंड सरप्लस का जहां तक सवाल है,
रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सबसे पहले तो चलो मैंने रिजर्व सी लिख दी। मैंने बताया था तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स। अब कंसोलिडेटेड रिजर्व्स लिखने के लिए पहले तो ये देखो जो एच लिमिटेड है उनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख का है। फिर प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व। तो पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व 1 लाख का था, उसमें होल्डिंग का हिस्सा 80,000 का था, तो आउटर कॉलम में 4,80,000 हम लिख देंगे। करेक्ट। इसी तरीके से फिर कंसोलिडेटेड पीएनएल हमने लिखा, कंसोलिडेटेड पीएनएल लिखने के लिए भी हम यही देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल में एच लिमिटेड का बैलेंस कितना है। तो एच लिमिटेड का बैलेंस 2 लाख का है। फिर हम ये देखेंगे कि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था उसमें इनका कितना शेयर था, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया गया था 60,000, उसमें हमारा हिस्सा 48,000 का था, तो 48 हम ऐड कर देंगे। फिर मैंने बताया था इसमें से हम एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में हमारा हिस्सा जो था वो 1,200 का था। फिर अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन भी था, जिसको हम एक्सेस डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन गेन होता है और उसमें हमारा हिस्सा 300 का था। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने का था, एक मिनट मैं जरा चेक कर लूं। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन 8,000 का था, मैंने गलती से 1,200 लिख दिया। जस्ट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कई बार फिगर्स याद नहीं रहती। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 10,000 का था और 8,000 उसमें हमारा हिस्सा था। 1,500 में 1,200 जो है एक्सेस डेप्रिसिएशन हमारा हिस्सा है। करेक्ट। एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है वो गेन है, उसको नेगेटिव में मत लिखना, 1,200। उसके अलावा इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी थी। तो तुम्हें ध्यान ये रखना होगा कि जब आप कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हैं तो होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस है और उसमें पोस्ट एक्विजिशन में उनका जो शेयर है, उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट इसके अंदर आएगी, एडजस्टमेंट आएगी। और एक और एडजस्टमेंट होगी डिविडेंड की, वो मैं बाद में डिविडेंड पेड की उसकी चर्चा जब डिविडेंड पेड का टॉपिक आएगा हम तब करेंगे। 1,200 और उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,000 का था, तो वो 2,000 हमने माइनस कर दिए। तो ये प्लस माइनस करने के बाद 3,39,200 तुम आउटर कॉलम में लिख दोगे। तो कंसोलिडेटेड पीएनएल में इतना बैलेंस है। उसके बाद मैंने बताया था फिर हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लिखना पड़ता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कंप्यूट करा था, उसको सेपरेट लाइन आइटम के रूप में लिखते हैं, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर ही लिखते हैं। 1,42,300 माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अलावा फिर इस केस में नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में नहीं थी। क्रेडिटर्स थे। अब जहां तक क्रेडिटर्स का सवाल है, तो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट था वो हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में कंप्यूट करा था उस वक्त जब मैं आपको बता रहा था। तो कहां चला गया, जब मैंने इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, ये 3,80,000, 3 लाख प्लस 1 लाख माइनस इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 20, 3,80,000 तुम डायरेक्टली लिख लो। इज इट क्लियर टू यू? तो क्रेडिटर्स तुमने ऑलरेडी अपने नोट्स में या जो भी स्टेप नंबर है उस स्टेप नंबर को लिख दे, 3,80,000। तो इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट को बना लेंगे। बैलेंस शीट का आपका टोटल जो आएगा 24,41,500 आएगा। फिर ये तो थी अभी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, मैंने बताया बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए ध्यान भी रखना है, लेकिन इसमें तकरीबन सारी एडजस्टमेंट मौजूद हैं। अब हम एसेट साइड की तरफ आए। एसेट साइड, अब जहां तक एसेट्स का सवाल है तो एसेट साइड में सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट लिखेंगे। नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी वैसे तो हम टेंजिबल इंटेंजिबल लिखते हैं, तो पहले मैंने टेंजिबल ही लिखे। टेंजिबल के अंदर भी इस क्वेश्चन में जो तुम्हें दिया हुआ है मशीनरी। अब मशीनरी का अमाउंट जब आप लिखेंगे तो ध्यान ये रखना कि पहले तो जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज बैलेंस शीट में गिवन है उनको आपने लिखना है। 6 लाख जो है वो एच लिमिटेड की है और 1,80,000 सब्सिडियरी की है। फिर जो अप वैल्यूएशन हुआ है उसको आप ऐड कर दें। अप वैल्यूएशन 1 लाख से वैल्यू बढ़ गई थी,
और जो आपने टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया वो माइनस कर दें। तो टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन 10,000 का दिया था, वो हम माइनस कर देंगे। तो आउटर कॉलम में फिर इस फिगर को 8,70,000 पर हम लिख देंगे, 8,70,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर अब मैंने इंटेंजिबल लिखा। अब इंटेंजिबल का जहां तक सवाल है, इंटेंजिबल में गुडविल ऑलरेडी पहले से अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया। अब की बार टेंजिबल के अंदर मशीनरी के अलावा एक और आइटम भी था, फर्नीचर। ये तो मेरे को याद ही नहीं, तो फर्नीचर शॉर्ट में मैंने F/F लिख दिया। ठीक है, फर्नीचर भी था क्वेश्चन में। तो पहले तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है उनको लिखा। H लिमिटेड 1,34,000 S लिमिटेड। अब जैसे यहां अप वैल्यूएशन हुआ था फर्नीचर के केस में, डी वैल्यूएशन हो गया। तो डी वैल्यूएशन मैंने माइनस करा, डी वैल्यूएशन। तो इसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई थी 10,000 से, तो 10,000 आपने पहले तो माइनस करा, करेक्ट, और प्लस करा एक्सेस डेप्रिसिएशन, जिसको रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ये तुम्हारे लिए फायदा है। एक्सेस डेप्रिसिएशन 1,500 का है, वो ऐड करना है, तो 1,25,500 ये भी आ जाएगा। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन, ओहो अच्छा ये बीच में स्पेस छूटी हुई थी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एनीवे चलो, इंटेंजिबल एसेट। अब मैं इंटेंजिबल, इस क्वेश्चन में इंटेंजिबल भी है। अब जहां तक सवाल है इंटेंजिबल एसेट्स का, तो इंटेंजिबल एसेट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही कुछ गुडविल मौजूद है। एक तो 20,000 की गुडविल पहले से ही मौजूद थी, इजंट इट, पेरेंट की। सब्सिडियरी कंपनी की 10,000 की मौजूद थी, और जो हमने गुडविल कंप्यूट करी वो हम इसमें ऐड कर करके लिख देंगे 32,000। सपोज ये 32,000 गुडविल की बजाय कैपिटल रिजर्व आता तो मैं 20,000, 10,000 और लेस कैपिटल रिजर्व करता। इज इट क्लियर टू यू? तो ध्यान ये रखना है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व इकट्ठे नहीं आने चाहिए बैलेंस शीट में। उसके अलावा फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट के अंदर तुम्हें सिर्फ अदर करंट एसेट्स दिए हैं, और हमने नोट्स में कंप्यूट करे थे अदर करंट एसेट्स की वैल्यू अब 13,84,000 की थी। तो इस तरीके से आप अपनी इसकी बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद, अब जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने तुमसे बोला भी था, अच्छा ये 9th है, तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो तुम खुद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको खुद करा जा सकता है, हालांकि उसको अभी मैं एक बार रीड कर करके आपको बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कह रहा है? 5 मिनट का रेस्ट, चलो ठीक है, 5 मिनट्स का रेस्ट दे देते हैं। कुछ बच्चे मैसेज कर देते हैं एकदम से 5 मिनट्स, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है।
सो वेलकम अगेन। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब 9th में, पिछले क्वेश्चन में मैं आपसे ये कहना भूल गया था कि डेट चेंज कर लेना। मैंने 25 कर दी है डेट, उसी हिसाब से आप डेट चेंज कर लेना, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ एच, अच्छा पिछले क्वेश्चन में तो खैर डेट्स थी नहीं मेरे अच्छी बात ये है। द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज ऑन 31/3/2019 लिखा है। तो डेट तो पहले 25 कर लो, जिसको 26 करनी है 26 कर लेना। इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख और 15 लाख की है। जनरल रिजर्व, अब ये 1/4/2018 लिखा है, मैंने इसको 24 कर लिया बिगनिंग की डेट। यानी कि बिगनिंग की डेट को जनरल रिजर्व में जो बैलेंस है, देखो नॉर्मली इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें सिर्फ जनरल रिजर्व लिखा होता था। तो इसका मतलब क्या होता था कि बैलेंस शीट की डेट के दिन जनरल रिजर्व में बैलेंस जो है 25 का है। अब बैलेंस शीट की डेट तो 31/3/2025 की है। अब बैलेंस शीट की डेट में वो कह रहा है कि जनरल रिजर्व का बैलेंस जो है वो 8 लाख और 4 लाख, में सब्सिडियरी कंपनी की बात करता हूं तो 4 लाख रुपए का बैलेंस है सब्सिडियरी कंपनी में। लेकिन उसने ब्रैकेट में ये भी लिख दिया कि ये बैलेंस 1/4/2024 का है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 1/4/2024 को जनरल रिजर्व में जो 4 लाख रुपए का बैलेंस था वही बैलेंस ईयर के एंड में भी है। इसका पहले तो मतलब ये हो गया कि वही बैलेंस ईयर के एंड में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब जो बैलेंस ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है यही ओपनिंग भी है। समझ में आ गया? तो ये चीज अब समझ में आ जानी चाहिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब की बार तुम्हें बिगनिंग का भी दिया हुआ है, 2 लाख और 2,50,000 है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे 1/4/2024 को जो बैलेंस है, अगर मैं सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी की बात करूं तो 2,50,000 का बैलेंस है बिगनिंग की डेट को। और वो कह रहा है ईयर के एंड की डेट को बैलेंस कितना है, ये तो उसने दिया ही नहीं। वो क्या दे रहा है, आगे क्या लिख रहा है, वो कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 25। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 25 उसने अब की बार तुम्हें दे ही दिया कि इस पूरे साल में नेट प्रॉफिट जो है वो सब्सिडियरी कंपनी ने 4 लाख का कमाया। ये तो तुम्हें दे ही दिया। तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 250 + 4 लाख, 6,50,000। तो इस तरीके से 6,50,000 जो है टोटल बैलेंस हो गया। इज इट क्लियर टू यू? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे तुम्हें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है तो ये समझ में आ जाना चाहिए। एक तरीके से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 250 + 4 लाख 650 है, और इनका क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख + 6 लाख 8 लाख है। करेक्ट? उसके बाद क्वेश्चन में कहता है नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में डिवेंचर्स हैं, लेकिन इनके कोई डिवेंचर्स नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर 4 लाख और 2,70,000 है। बिल्स पेबल 60 और 30,000 है। प्रीमिसेस 14 लाख और 9 लाख की है। मशीनरी 12 लाख और 7 लाख की है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अब की बार ये नहीं दिया कि कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करिए, वो कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 17 लाख की। इन्वेंट्री 7 लाख 4,50,000 की हैं। डेटर्स इतने के हैं। बिल्स रिसेबल इतने के हैं। कैश एट बैंक है। और इस क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, देखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का वही ट्रीटमेंट होगा जैसे मैंने अभी बताया था, डिस्काउंट हो या क्या बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन हो, इन सबको मिला के मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या वैल्यूलेस आइटम भी बोल सकते हैं, या कभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन हो। तो अगर होल्डिंग कंपनी के दिए होते तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही छोड़ देते। अब उसने हमें यहां इंफॉर्मेशन दी कि एच लिमिटेड ने 12,000 शेयर्स एक्वायर करे 1/4/2024 को, बिगनिंग की डेट को हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं। कह रहा है बिल्स रिसेबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 30,000 एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड। तो बैलेंस शीट के अंदर बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल पहले तो हम मिला करके लिखेंगे, और उसमें से 30,000 बिल्स रिसेबल में से भी माइनस कर देंगे, बिल्स पेबल में से भी माइनस कर देंगे। इसी तरीके से डेटर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि डेटर्स ऑफ एच लिमिट, देखो ये भी मत देखो कि किसने किसको देने हैं, बस डेटर्स और क्रेडिटर में से 1 लाख माइनस कर देंगे। फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड फॉर 1,25,000। इस क्वेश्चन में भी एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सामान बेचा है। कैसे पता लगा? क्योंकि उसको कह रहा है एस इन्वेंट्रीज ऑफ एस लिमिटेड। तो वो कह रहा है एस लिमिटेड की इन्वेंट्री में कुछ गुड्स इंक्लूड हैं जो उन्होंने परचेज करे थे एच लिमिटेड से 1,25,000 में। एक्चुअली एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कुछ सामान बेचा होगा। करेक्ट?
अब कितने में कितना सामान बेचा था उससे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एस लिमिटेड की जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री के अंदर 1,25,000 के ऐसे गुड्स पड़े हुए हैं जो उन्होंने एच लिमिटेड से खरीदे थे। तो उसका मतलब ये अनसोल्ड गुड्स तुम्हें दिया हुआ है और कहते हैं कि एच लिमिटेड ने जो ये गुड्स बेचे थे 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेचे थे। तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट तुम्हारी 100 है और मार्जिन 25 है और सेलिंग प्राइस 125 है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट रेट कितना हो जाएगा 1/5। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 1/5 आप इसका कंप्यूट करेंगे 25,000 आ जाएगा। जो 25,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है मैं बता ही चुका हूं, इन्वेंट्री में से भी माइनस कर देंगे और एसेट्स में से भी माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, बोथ एच एंड एस लिमिटेड हैव प्रपोज्ड 10% डिविडेंड फॉर द ईयर 24-25। तो 24-25 के लिए उन्होंने डिविडेंड प्रपोज करा है। क्वेश्चन कह रहा है 24-25 के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था प्रपोज डिविडेंड, लास्ट क्लास में मैंने लिखा भी था। देखो मैंने यहां पर वो नोट मैंने शायद अभी लिखा भी हुआ होगा यहां पर, जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें फिनिश अप करते हुए बताया भी था। मैं यहां पर आ जाता हूं, ये मैंने लिखाया था कि जब डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 7 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करते हैं। एंड व्हेन इट इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, इसका मतलब है केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो मैंने कहा इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये अभी सिर्फ प्रपोज्ड है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तुम बड़ी आसानी से खुद ही कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मैं ऐसे रीड कर करके आपको बता दे रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे कराने लायक अब कुछ बचा नहीं है। देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमारे कराने लायक अब कुछ बचा नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 1/4/2024 डेट लिखेंगे और फिर ईयर के एंड की डेट लिखेंगे जैसे हम करते हैं। बिकॉज उसने क्वेश्चन में लिखा है कि बिगनिंग की डेट को हमने शेयर्स एक्वायर करे, तो बिगनिंग की डेट ऑफ एक्विजिशन है, करेक्ट। तो इसका मतलब सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। फिर डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे। टोटल शेयर सब्सिडियरी कंपनी के हमने देखा था, टोटल शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए की है, एक शेयर 100 रुपए का है। तो 15 लाख को 100 से डिवाइड करा, 15,000 शेयर है। हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी 12,000, हेल्ड बाय माइनॉरिटीज 3,000, तो 4:1 का रेशियो हो जाएगा। फिर मैं एनालिसिस टेबल बनाऊंगा, फिर हम एनालिसिस, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो है नहीं, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, वैसे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस मैंने बताया, ओपनिंग और क्लोजिंग मिला करके हम कह सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस 6,50,000 का है। और ओपनिंग बैलेंस तो तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर ही गिवन है, ओपनिंग बैलेंस 2,50,000 है और प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख तुम्हें गिवन ही है। तो ड्यूरिंग द ईयर में 4 लाख का प्रॉफिट कमाया गया और कोई भी प्री एक्विजिशन पीरियड नहीं है, इसलिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मैंने 0 लिखा है। ये सारे के सारे प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन माने जाएंगे। इसी तरह से तो जनरल रिजर्व का एनालिसिस करोगे। अब जनरल रिजर्व में पहले तो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है, बिकॉज बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख लिखा है और क्वेश्चन कहता है यही बैलेंस बिगनिंग की डेट को भी है, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, सारा का सारा प्री एक्विजिशन, सारा का सारा, और सॉरी कोई इसमें प्री एक्विजिशन नहीं, कोई पोस्ट एक्विजिशन नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। फिर हम ये देखते हैं इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 15 लाख की है। बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन बिगनिंग की है, तो बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,50,000 है। रिजर्व्स इन द बिगनिंग 4 लाख के हैं। कोई बोनस कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, कोई अप वैल्यूएशन नहीं है, कोई डी वैल्यूएशन नहीं है। और आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कभी दिया हो तो वो माइनस कर करके लिखेंगे। ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है, लेकिन नेगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस है। इज इट क्लियर टू यू? तो 20,50,000 आपके नेट एसेट्स हैं, उसमें हमारा हिस्सा 16,40,000 और माइनॉरिटीज का हिस्सा इतना आ जाएगा। अब पोस्ट एक्विजिशन को हम देखेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 4 लाख के हैं, करेक्ट, और 3,20,000 हमारा हिस्सा है, 80 जो है माइनॉरिटीज का हिस्सा है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा खर्च करा, 17 लाख, और ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जो सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स थे उसमें हमारा हिस्सा कितना है, 16,40,000, तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, 60,000 आ गई। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिस दिन तुमने कंट्रोल एक्वायर करा, माइनॉरिटी के खाते में 4,10,000 थे, और ड्यूरिंग द ईयर में जो प्रॉफिट कमाया गया पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा 80 है, तो 4,90,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अच्छा जी,
और फिर अनरियलाइज प्रॉफिट मैंने आपको समझा ही दिया था कि डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, मार्जिन रेट 25% ऑन कॉस्ट यानी कि 1/5 ऑन सेल, और बचा हुआ स्टॉक 1,25,000 है, तो 1,25,000 का 1,25,000 ये सारा का सारा प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी को मिला था। जब होल्डिंग कंपनी ने सामान बेचा होगा तब मिला था, लेकिन ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। तो 25,000 तो हम इन्वेंट्री से माइनस करेंगे और कंसोलिडेटेड पीएनएल में से 25,000 माइनस करेंगे। फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी? अरे बोला भी तो करो ना बीच में। हाँ जी ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी की लिखेंगे रिजर्व। होल्डिंग कंपनी का 8 लाख का बैलेंस है, कोई पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व में पैसा ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो हमारा हिस्से का कोई मतलब नहीं बनता। 8 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8 लाख है होल्डिंग कंपनी, सॉरी 8 लाख की फिगर नहीं थी, ये फिगर ठीक करनी पड़ेगी। ये फिगर थी तुम्हारी, एक मिनट अभी ये फिगर जरा ठीक कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 + 6, अच्छा 8 लाख, ठीक है 8 लाख ही है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी 8 लाख रुपए का बैलेंस है, प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 4 लाख था, उसमें हमारा हिस्सा 3,20,000 था, और अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, 10,95,000। फिर माइनॉरिटी का क्लेम जो तुमने नोट्स से कंप्यूट करा था 4,90,000। डिवेंचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर डिवेंचर वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी के हैं। क्रेडिटर्स मैंने कहा था मिला करके लिख देंगे 4,02,70, और जो डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थी 1 लाख की वो माइनस करके लिख देंगे। ऐसे बिल्स पेबल दोनों कंपनी के मिला करके लिखेंगे, जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थी वो हटा देंगे तो 60,000, तो टोटल 70,15,000 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में जो प्रीमिसेस हैं वो तो मिला करके लिख दोगे, मशीनरी मिला करके लिख दोगे, क्योंकि कोई इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नहीं है। गुडविल तुम्हारी नोट्स के थ्रू आई 60,000। उसके अलावा जो इन्वेंट्रीज हैं मिला करके लिख दो और अनरियलाइज प्रॉफिट हटा दो। डेटर्स मिला करके लिख देंगे, अनरियलाइज्ड और सॉरी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 1 लाख की थी वो माइनस कर दिया। बिल्स रिसेबल भी आपने मिला करके लिखा, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 30,000 माइनस करके लिख दी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 380 + 2 लाख 580 आ जाएगा। तो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब जो अगला क्वेश्चन है, अब मेन जो है, जो लास्ट जो आपका कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो है डिविडेंड का। मैंने बताया था डिविडेंड का कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है और इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज उसके बाद फिर तकरीबन एक तरीके से जो प्रैक्टिकल पोर्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके फिर कंप्लीट हो जाएंगे। अब डिविडेंड पेड, देखो क्या लिखा मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम प्री इक्वेशन प्रॉफिट। अब मुझे आपको डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा बताना है। ये तो मैंने कल लास्ट सेशन में बताया था कि डिविडेंड के ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, याद ही होगा आपको। ये मैंने प्रपोज डिविडेंड का बताया था। फिर मैंने बताया था एक तो प्रपोज डिविडेंड का केस होता है, एक डिविडेंड पेड का केस होता है। अब जो डिविडेंड पेड का केस होता है जरा उसको अच्छी तरह से पहले हम समझ लें। एक बार ये समझ में आ जाएगा तो फिर 99% ये चैप्टर आपका जो है काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो डिविडेंड पेड का जो कॉन्सेप्ट है, अब हम डिविडेंड पेड की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? डिविडेंड पेड की। प्रपोज डिविडेंड, ओहो, प्रपोज डिविडेंड की तो हम बात कर ही चुके थे, अब डिविडेंड पेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड का मतलब है डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, जो मैंने यहां लिखा है ना ये डिविडेंड पेड, इसका मतलब है डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा एंड पे करा, करेक्ट। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे करा, मैं यहां लिख भी देता हूं, बाय सब्सिडियरी कंपनी, बाय सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी, और अगर सब्सिडियरी कंपनी ने ये डिविडेंड पे करा है और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल 10%, 15%, 20% डिविडेंड पे करा, और ये लिखा हुआ है कि डिविडेंड हैज बीन पेड फॉर द लास्ट ईयर, या तो ये लिखा हुआ है जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा 10% का, लेकिन लास्ट ईयर के लिए पे करा, फॉर लास्ट ईयर, या तो ये लिखा हुआ है, और या फिर ये लिखा हुआ है, और
या फिर ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो डिविडेंड पे करा है बाय यूटिलाइजिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अगर क्वेश्चन, देखो यहां समझने की कोशिश करो, मैं साथ साथ थोड़ा सा तुम्हें समझाने की भी कोशिश करता हूं ताकि तुम्हें, जस्ट वेट एक मिनट। मान लेते हैं कि ये मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर है, करेक्ट, ये मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर है। हम मान लेते हैं कि करंट अकाउंटिंग ईयर 1/4/2024 से स्टार्ट हो रहा है और करंट अकाउंटिंग ईयर खत्म जो है वो 31/3/2025 को हो रहा है। मान लेते हैं कि एस लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, पहले तो हम ये मान लेते हैं उसमें एच लिमिटेड का हिस्सा लेटर से 80% है और माइनॉरिटी का हिस्सा जो है वो 20% का हिस्सा है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में नीचे ये लिखा हुआ है कि एस लिमिटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड dividend at the rate of 10%, या तो लिखा हुआ है at the rate of 10%, या तो आगे ये लिखा होगा for last year, या तो ये लिखा होगा कि लास्ट ईयर के लिए पे करा है, या ये लिखा होगा और या ऐसे लिखा होगा कि एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% आउट ऑफ P&L, आउट ऑफ ओपनिंग P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों में से कोई एक चीज लिखी होगी, करेक्ट। अच्छा जी, हम ये भी मान लेते हैं कि डेट ऑफ कंट्रोल जो है वो 1/7/2024 है। डेट ऑफ कंट्रोल जो है, डेट ऑफ एक्विजिशन ये है। हम ये भी मान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंप्लिसिटी के लिए बिगनिंग की डेट को बैलेंस 1 लाख का है और क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,80,000 का है, करेक्ट। और सिंप्लिसिटी के लिए ये भी मान लेते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो 5 लाख की है। 5 लाख की शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी की, हम ये भी मान लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई क्या कि अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1/4/2024 से खत्म 31/3/2025 को। सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख है, उसमें एच का हिस्सा 20% और माइनॉरिटीज का हिस्सा 20% है। नीचे कह रहा है एस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर करा और पे करा 1,80,000 का एट द रेट ऑफ 10%। और जनरली क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा होता है कि क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा रहेगा कि एच लिमिटेड credited its share of dividend to profit and loss account। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी हो तो हमेशा ये मान के चलना कि एच लिमिटेड को जो डिविडेंड मिला, एच लिमिटेड ने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लिया, हमेशा ये मान के चलना। अब पहले तो आपको एक दो चीजें समझ में आनी चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या है। पहले तो देखो यहां पर टोटल डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने कितना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिविडेंड, सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख। डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे कंप्यूट होता है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 10% है। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने टोटल डिविडेंड कितना पे करा, 50,000। इस 50,000 में होल्डिंग कंपनी को कुछ मिला होगा, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करी है एच लिमिटेड ने और माइनॉरिटीज ने करी है। बिकॉज एच लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट 80% है और इनकी 20% है, तो इसका मतलब 40,000 का डिविडेंड हमें मिला होगा और 10,000 का डिविडेंड इनको मिला होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो एच लिमिटेड को डिविडेंड मिला, एच लिमिटेड ने क्या करा, जो एच लिमिटेड को ये 40,000 का डिविडेंड मिला, तो एच लिमिटेड ने ऑलरेडी एंट्री क्या कर दी होगी, एच लिमिटेड ने एंट्री क्या करी होगी, एंट्रीज। एच लिमिटेड ने एंट्री कर दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जो हमें डिविडेंड मिला
बैंक अकाउंट डेबिट, वेट एक मिनट, बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे तो हम दो एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट और फिर डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। मैंने डायरेक्टली लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, यानी कि ये जो डिविडेंड हमें मिला, इस डिविडेंड को जैसा कि लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इन्होंने अपना शेयर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। और मैंने कहा अगर ये नहीं भी लिखा होगा तो आपको ये मान के चलना है, तो ये 40,000 रुपीज जो है इन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर ली है, ये एंट्री करी होगी, करेक्ट। वेट, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि अगर सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा है और डिविडेंड अगर क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए पे करा है या बिगनिंग के प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके पे करा है, और चाहे वो किसी भी डेट को पे हुआ हो। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड जो पे करा लेट अस से नवंबर के मंथ में करा, नवंबर 24 को सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा। अब डिविडेंड किस तारीख को पे करा हमें उससे नहीं जानना है, हमने ये देखना है डिविडेंड कौन से टाइम पीरियड के लिए पे हुआ है या फिर बिगनिंग के प्रॉफिट से पे हुआ है या नहीं हुआ। तो इन दोनों में से अगर एक भी क्लू मौजूद है, यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया है डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए पे हुआ है या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने जो पे करा है वो बिगनिंग के प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके पे करा है, तो इसका मतलब ये जो डिविडेंड होगा इसको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्या बोलेंगे? इट इज ए केस ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड का केस माना जाता है, प्री एक्विजिशन का केस माना जाता है। यानी कि तुम्हारे पास जो ये डिविडेंड आ रहा है, लॉजिकली इस डिविडेंड पे टेक्निकली तुम्हारा हक तो नहीं था, क्योंकि ये डिविडेंड बिलोंग करता है प्री एक्विजिशन पीरियड को, यानी कि आपके एक्वायर करने से पहले को, इसलिए इसको प्री एक्विजिशन माना जाता है। क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है या तो लास्ट ईयर के लिए पे कर रही है, कंट्रोल था, आपने इस साल एक्वायर करा, और बिगनिंग के प्रॉफिट से कर रही है, तो बिगनिंग के प्रॉफिट का मतलब लास्ट ईयर की तो प्रॉफिट है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग प्रॉफिट है। तो जब डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए दिया जाए या बिगनिंग के प्रॉफिट से दिया जाए तो उसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, समझना क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अब ये जो 50,000 का डिविडेंड है, पहले तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। अब ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होल्डिंग कंपनी को मिला, होल्डिंग कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस डिविडेंड को ले लिया, लेकिन ये जो एंट्री है, अब ये एंट्री रॉन्ग एंट्री मानी जाती है। दिस एंट्री इज ट्रीटेड एज रॉन्ग एंट्री, या ये जो ट्रीटमेंट है डिविडेंड को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करना, इसको रॉन्ग ट्रीटमेंट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? अब आप ये बोलोगे क्यों माना जाएगा? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में ये कहता है कि अगर होल्डिंग कंपनी को कोई डिविडेंड मिला और वो प्री एक्विजिशन नेचर का है, करेक्ट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है उस केस में करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री वो ये होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब जो डिविडेंड हमें मिला उसको हमें अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था। अब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था का भी क्या मतलब है? देखो, हमने दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने काफी पैसा लगाया है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो एक तरीके का कैपिटल नेचर की इनकम है, ना कि रेवेन्यू नेचर की इनकम, नंबर 1। खैर, इसको ऐसे भी ना समझें, इसको आप ऐसे सिंपल वर्ड्स में समझें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है उसको पीएनएल में क्रेडिट करने की बजाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए। यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट इनकर करी है उसको आप कम कर दो, इस इनकम को कॉस्ट में से कम कर दो बजाय पीएनएल में ले जाने की। तो ये ट्रीटमेंट होना चाहिए था, लेकिन ट्रीटमेंट तो ये हो गया है, ट्रीटमेंट ये हो गया जबकि होना चाहिए था ये। बात समझ में आ गई? तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड के केस में जब भी क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन डिविडेंड का केस होगा तो आपको अब क्या करना होगा? तो कंसोलिडेशन के टाइम पर आपको क्या करना होगा? ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन के टाइम पे क्या करना होगा? जाहिर है कि आपने जो गलती कर दी उसको रेक्टिफाई करना होगा, क्योंकि आपने एंट्री तो ये पास कर दी है और करनी चाहिए थी ये एंट्री। तो अगर हम इन एंट्री को देखें तो एंट्री में बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिना मतलब पे क्रेडिट हो गया उसको डेबिट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट को जो क्रेडिट करना चाहिए था वो अभी तक हमने करा नहीं है, अब कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब क्या हो गया कि जो होल्डिंग कंपनी का शेयर ऑफ डिविडेंड है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करूंगा, वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करूंगा। मैं रीजन भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम क्यों करेंगे, और हम उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करने का मतलब है इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होगी वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो इनकम है हमारे प्रॉफिट में जा चुकी है। तो कंसोलिडेटेड पीएनएल में से मैं माइनस करूंगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। तो हम बाद में जब एडजस्टमेंट करेंगे तो मैं लिखूंगा ट्रांसफर फ्रॉम कंसोलिडेटेड पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती से इस इनकम को ले लिया, मैं वहां से निकालूंगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। तो सिंपल वर्ड्स में जब तुम्हें प्री एक्विजिशन डिविडेंड का केस होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम यह कंसोलिडेशन करते समय मुझे कोई एंट्री फेंट्री तो करनी नहीं होती, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मैं आपको समझा देता हूं, बल्कि मैं इसी क्वेश्चन के सारे समझा देता हूं, ये जो मैंने डेमो लिखा। अब इस डेमो के मुताबिक मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। एक तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करूंगा, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करूंगा तो मैं क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं। और मैंने आपको ये जो डेमो यहां पर लिखा था इसमें मैंने बताया था कि बिगनिंग की डेट को 1 लाख का बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000 का है। तो मैं यहां पर पहले तो लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000 और बिगनिंग की डेट का बैलेंस में लिखूंगा 1 लाख। बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि सब्सिडियरी कंपनी ने नवंबर के महीने में डिविडेंड पे करा, लेकिन वो बिगनिंग के प्रॉफिट से पे करा या क्वेश्चन में लिखा है कि लास्ट ईयर के लिए पे करा, तो हमें सबसे पहले क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से मुझे एक तो टोटल डिविडेंड माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि नवंबर में हमने पे करा है, इसका मतलब इसमें से ये अभी तक माइनस नहीं हुआ है। तो 50,000 का जो टोटल डिविडेंड है, पहला ट्रीटमेंट तो क्या है कि यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट। अब तुम्हारा नेट ओपनिंग बैलेंस कितना बच गया, 50,000। इस नेट बैलेंस को आप क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करेंगे जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस से आपने कंपेयर करा तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 1,30,000 माना जाएगा। अब 1,30,000 को आप प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जैसे बांटते थे, यानी कि 3/12। इस क्वेश्चन में 3 मंथ्स प्री एक्विजिशन है, ओहो, तो 3/12 and 9/12. In this ratio, you are going to divide the profits earned during the year. Correct? तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माने जाएंगे, ये पोस्ट। ये तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ये तो करनी है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि डिविडेंड के बारे में दिया है तो बिगनिंग के प्रॉफिट से माइनस करेंगे। उसके अलावा मैंने क्या बताया कि जो कंसोलिडेटेड पीएनएल हम बनाते तो खैर क्या है, बैलेंस शीट में जो लिखते हैं, जिसमें हम होल्डिंग कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, उसमें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो हमारा शेयर है वो लिखते हैं। तो कंसोलिडेटेड पीएनएल में से मैं माइनस करूंगा होल्डिंग कंपनी का शेयर ऑफ डिविडेंड। क्यों? क्योंकि वो रेक्टिफाइंग एंट्री मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने जो डिविडेंड है अपने पीएनएल में क्रेडिट कर लिया, अब मैं यहां से इसको निकाल रहा हूं और इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर रहा हूं। इसलिए हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया यहां से निकाल के। तो दूसरा ट्रीटमेंट ये है। और बाद में जब मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करूंगा, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करते समय जो हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं उस इन्वेस्टमेंट में से मैं ये डिविडेंड की फिगर माइनस करूंगा। इसको मैं यहां लिखूंगा ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने निकाला और इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करने का मतलब इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, और फिर हम उसमें से अपना शेयर ऑफ नेट एसेट्स माइनस करके गुडविल कंप्यूट करेंगे। तो समझ में आ गया। अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन का केस है तो उस केस में क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, स्टेप नंबर 1, एक तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा लेस फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स
में माइनस करेंगे। लेकिन ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि नवंबर के महीने में हमने डिविडेंड पे करा था, तो बिगनिंग का प्रॉफिट इसका मतलब अभी तक अनएडजस्टेड है, तो उसको कम करना पड़ेगा। फिर जो दूसरी ट्रीटमेंट है, दूसरी ट्रीटमेंट के अंदर स्टेप नंबर ए में मैंने बताया, एक तो हम लेस करेंगे कंसोलिडेटेड पीएनएल में से, लेस होल्डिंग कंपनी शेयर फ्रॉम कंसोलिडेटेड पीएनएल। कंसोलिडेटेड पीएनएल में से होल्डिंग कंपनी का शेयर माइनस करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? बी, लेस होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। जब हम ये दो चीजें करते हैं तो इसका मतलब ये रेक्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, यानी कि अगर डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने पे करा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें यही सिचुएशन मिलेगी कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का केस होगा, क्योंकि अगर पोस्ट एक्विजिशन का केस होगा तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो प्री वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब प्री वाले की चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है ट्रीटमेंट, तो इससे रिलेटेड में क्वेश्चन भी अब आज ही के सेशन में मुझे कराना पड़ेगा, तो तभी ये चीज क्लियर होगी। तो लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, और ये जो क्वेश्चन है अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। बैलेंस शीट की डेट एस लिमिटेड एज ए 31/3/2023। चलो अब मैंने डेट को नहीं छेड़ा, 23 है तो 23 क्या कर दूं? तुम क्या कहते हो वही करूंगा। सर 25 भी कर दो, आपने सारी डेटें 25 ही कर दी, 25 कर दिया तुम्हारे कहने से। शेयर कैपिटल 10 लाख, 5 लाख। फिर रिजर्व फंड्स दिए हुए हैं, सरप्लस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिया हुआ है, बाकी करंट लायबिलिटीज हैं, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, टोटल दिया हुआ है। फिर उसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट जहां भी लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर लेना। टेंजिबल एसेट 10 लाख के 4000 इक्विटी शेयर्स में तुमने इन्वेस्टमेंट करी है और उसके लिए तुमने 10 लाख रुपए दिए हैं। ये एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन है। करंट एसेट 10 लाख के। कह रहे एच लिमिटेड ने कंट्रोल एक्वायर करा 31/12/2024 को। फिर कह रहा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बैलेंस 1 लाख का है, जनरल रिजर्व में 3 लाख का है 1/4/2024 को, यानी कि ईयर की बिगनिंग में। फिर मेन पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, कह रहे हैं एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड ए डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन 31 जनवरी 2025 कर लेना। इज इट क्लियर टू यू? For the year ended 31/3/2024। तो वो क्या कह रहा है कि सब्सिडियरी कंपनी ने 31 जनवरी 2025 को डिविडेंड पे तो करा, लेकिन ये जो डिविडेंड पे करा है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, और देखो ये लिखा हुआ है एच लिमिटेड क्रेडिटेड इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई चांस ये लाइन ना लिखी हो तो आप हमेशा ये मान करके चलेंगे कि एच लिमिटेड ने अपना शेयर ऑफ डिविडेंड जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लिया था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मुझे समझाने के अंदाज में भी कराना ही है, तो फटाफट आप यहां पर आ जाएं। इस क्वेश्चन नंबर 10 अब मैंने लिया, तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1, ये हमारा अभी तो हमारा कोई स्टेप नहीं है, इनफैक्ट पहले हमने एनालिसिस ही कर लिया। एनालिसिस पहले आप एनालिसिस कर लिया करो और उसके बाद ही आगे बढ़ा करो। अब बिकॉज मैंने डेट जो चेंज कर दी है, तो ओपनिंग डेट 1/4/2024 की है और अकाउंटिंग ईयर के एंड की डेट 31/3/2025 की है। डेट्स को अच्छी तरह से नोट करा। फिर क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ था कि जो कंट्रोल आपने एक्वायर करा है वो 31/12/2024 को करा है। कंट्रोल जो हमने एक्वायर करा है वो स्केल कहां चला गया बाबा, चलो ये कहां भाग जाता है। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर, ये डेट ऑफ कंट्रोल है, सॉरी ये डेट ऑफ कंट्रोल है। इज इट क्लियर टू यू? जाहिर है कि पहले 9 मंथ्स जो है वो प्री एक्विजिशन के हैं और लास्ट के 3 महीने पोस्ट एक्विजिशन के हैं। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन पॉइंट दिया था वो क्या दिया था कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा है वो कहता है 31 जनवरी 2025 को, यानी कि कंट्रोल के बाद। तो मैंने कहा डेट से तुमने मूव नहीं करना है। वो कह रहा है सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे तो करा है, जनवरी के महीने में करा है,
ये तो लिखा है क्वेश्चन में, कह रहा है सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा, डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड पे करा है और एट द रेट ऑफ 10% पे करा है, एट द रेट ऑफ 10% करा है। लेकिन उसने क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, बिकॉज तुम्हारा करंट ईयर तो 25 को खत्म हो रहा है, तो लास्ट ईयर खत्म हुआ होगा 31/3/2024 को। तो इसका मतलब क्वेश्चन में एक तरीके से दिया हुआ है कि डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए पे हुआ है। बिकॉज ये लास्ट ईयर के लिए पे हुआ है, तो इसका ये भी मतलब हो गया कि जो डिविडेंड पे हुआ है लास्ट ईयर के लिए, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड का ट्रीटमेंट ये मैंने अभी तुम्हें बताया था। एनालिसिस करने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करा। डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स कितने हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 तो 5000 शेयर है। नीचे लिखा हुआ था कि 4000 हमने शेयर खरीदे हैं, तो 1000 शेयर माइनॉरिटीज के पास है, 4:1 का रेशियो हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम एनालिसिस करेंगे। अब जब एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस, क्योंकि कोई रीवैल्यूएशन तो है नहीं, तो एनालिसिस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने एनालिसिस करना शुरू करा। और सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब एनालिसिस करेंगे तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। 5 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को 1 लाख का बैलेंस है। अब मैंने आपको जो डिविडेंड का ट्रीटमेंट बताया था कि एक तो डिविडेंड आपने माइनस करना है, टोटल डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने जितना भी डिविडेंड पे करा। अब सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख की है और उन्होंने 10% के हिसाब से डिविडेंड पे करा है। तो जो टोटल डिविडेंड पे करा है, देखो यहां कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, यहां माइनस क्यों कर रहे हैं बिगनिंग के प्रॉफिट से, क्योंकि उन्होंने जनवरी के मंथ में पे करा। तो इसका मतलब इस प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है, तो इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। एक तो बिगनिंग के प्रॉफिट से डिविडेंड माइनस करना है। अब तुम्हारा प्रॉफिट कितना बच गया, 50,000 रुपए। अब ये जो 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, इसको तुम कंपेयर करोगे क्लोजिंग बैलेंस से। अब क्लोजिंग बैलेंस से हमने कंपेयर करा, तो क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करने के बाद हमें यह पता लग गया कि अकाउंटिंग ईयर में सब्सिडियरी कंपनी ने 4,50,000 का प्रॉफिट कमाया। 4,50,000 ये जो है अकाउंटिंग ईयर के बीच का प्रॉफिट, अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट है। अब जो अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट है उसको हम प्री और पोस्ट में जैसा कि नॉर्मली बांटते हैं, तो हमने इसको बांट दिया। अब इस क्वेश्चन में पहले 9 महीने जो है वो प्री एक्विजिशन के हैं, तो 4,50,000 का 9/12 आप कंप्यूट करेंगे तो वो 3,37,500 आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद फिर 3/12 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,50,000 का अगर मैं कंप्यूट करूं 1/4 तो 1,12,500 आना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉफिट का आपने एनालिसिस कर दिया। उसके अलावा फिर आपने जनरल रिजर्व का एनालिसिस करा। अब जनरल रिजर्व का जहां तक सवाल है तो उसी तरीके से क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस को आप पहले तो नोट करें। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो पहले लिखना चाहिए 4 लाख। ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ था 3 लाख। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। तो जनरल रिजर्व में 1 लाख ट्रांसफर हुए। अब ये जो 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुए, तो ध्यान ये रखना है कि इसमें से 9 मंथ्स पहले 9 महीने प्री एक्विजिशन है, तो इसका मतलब 75,000 पहले 9 महीने में ट्रांसफर हुए और 3/12 पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जनरल रिजर्व में 25,000 रुपीज ट्रांसफर हुए। इज इट क्लियर टू यू? ये काम फिनिश अप करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे हम बढ़े तो आगे क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 4 या जो भी स्टेप है, एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल का मतलब वही है स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। एनालिसिस टेबल जब बनाएंगे, ए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी की कितनी है, पहले तो ये ध्यान से नोट करें। सर सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की है, तो 5 लाख हमने लिख दिए। सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल हमने लिख दिया।
सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल लिखने के बाद चेक करें क्वेश्चन में क्या कोई बोनस इश्यू तो नहीं है। नहीं है, होता तो बोनस कैपिटल आप यहां पर लिख देते। ऐसे एग्जामिनेशन में लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता रहता हूं। इज इट क्लियर टू यू? बोनस कैपिटल के बाद फिर हमने रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम लिखे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 3 लाख का बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख का थोड़ी था, नेट बैलेंस देखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट बैलेंस है वो वैसे तो बैलेंस जो था 1 लाख का था, लेकिन 50,000 माइनस करने के बाद ये वाला बैलेंस देखना है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अब नेट बैलेंस आप 50,000 मान करके चलेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो नेट है 50,000, लेकिन कंट्रोल अब की बार तुमने कब एक्वायर करा? 9 महीने के बाद। तो प्रॉफिट जो आपने 9 महीने में कमाया यानी कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 3,37,500 का है। तो ये तुम पहले इसमें ऐड करोगे तो 3,87,500। तो 3,87,500 इसका मतलब पीएनएल अकाउंट में बैलेंस है ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद फिर मैं जनरल रिजर्व लिखूंगा। अब इसी तरीके से जनरल रिजर्व में पहले तो आप ओपनिंग बैलेंस देखें जो कि हमने अभी अभी देखा था 3 लाख का था, क्लोजिंग 4 लाख का था। फिर प्री एक्विजिशन पीरियड में पहले 9 महीने में जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ था वो 75,000 का हुआ था। तो टोटल 3,75,000 करेक्ट। इस क्वेश्चन में कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, होता तो उसको भी हम लिखते। इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू लेस एसेट्स नहीं है। वैल्यू लेस एसेट का मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, करेक्ट, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। होता तो मैं माइनस करके लिखता। अब इन सबको तुमने ऐड करा तो 12,62,500 आपको पता लग गया कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स इतने हैं। अब जो नेट एसेट्स इतने हैं उसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा आपने कंप्यूट करा 10,10,000 आ जाएगा। फिर तुमने कंप्यूट करा माइनॉरिटी का हिस्सा 2,52,500, 1/5। उसके बाद फिर हमने पोस्ट एक्विजिशन लिखा, पोस्ट एक्विजिशन। अब जब मैं पोस्ट एक्विजिशन लिखूंगा तो पोस्ट एक्विजिशन के अंदर पहले तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जो कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,12,500 रुपए थे, जो लास्ट 3 महीने के प्रॉफिट है। उन 3 महीने के प्रॉफिट में हमारा हिस्सा 4/5 90,000 आ जाएगा और माइनॉरिटीज का हिस्सा 1/5 22,500 आ जाएगा। जनरल रिजर्व में पोस्ट एक्विजिशन पीरियड यानी कि बाद के 3 महीने में जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ था वो 25,000 का हुआ था। हमारा हिस्सा उसमें 20,000 आ जाएगा, इनका हिस्सा 5,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन या एक्सेस डेप्रिसिएशन का केस नहीं है। मैंने कहा कि इसको तो तुम डायरेक्टली टोटल कर लिया करो। 27,500 माइनॉरिटी का हिस्सा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस में मिला करके 27,500 है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में फिर हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे। अब जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे तो यहां आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट जब करेंगे तो मैंने कहा यहां आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट क्यों रहना पड़ेगा? पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखनी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने लिखी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए देकर के आपने 4,000 शेयर खरीदे थे। मैंने ये बताया था कि जो होल्डिंग कंपनी का शेयर ऑफ डिविडेंड था वो उन्होंने अपने पीएनएल में क्रेडिट कर लिया, जबकि इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना चाहिए था। तो इसलिए अब मैं यहां पर लिखूंगा लेस ट्रांसफर ऑफ एच शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम पीएनएल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने क्रेडिट कर लिया था वहां से निकाल करके अब मैं यहां कर रहा हूं। तो 50,000 टोटल डिविडेंड था, 50,000 ही था ना, हाँ, और उसमें हमारा हिस्सा 4/5 था। तो 40,000 रुपए का डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया जाएगा और बाद में कंसोलिडेटेड पीएनएल में से भी माइनस करेंगे।
ये मेन पॉइंट आपको समझना है। तो 9,60,000 अब आप यहां पर लिखेंगे, तो 9,60,000 और अब आप इसमें से लेस करेंगे, यानी कि एक तरीके से अब आपका इन्वेस्टमेंट का खर्चा 9,60,000 का है। शेयर ऑफ नेट एसेट्स, अब मैंने पूरा नहीं लिखा, शेयर ऑफ नेट एसेट्स का मतलब शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि हमने कंप्यूट करा था 10,10,000 था। तो इस तरीके से आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 50,000, क्योंकि अब की बार शेयर ऑफ नेट एसेट्स ज्यादा है। तो कैपिटल रिजर्व अब आपके पास आ गया। कैपिटल रिजर्व को हासिल करने के बाद अब मैं माइनॉरिटीज इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेप नंबर 5 में, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को हमने कंप्यूट करा था। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को माइनॉरिटीज का जो इंटरेस्ट था 2,52,500 था। 2,52,500 का, और उसके बाद मैं ऐड करूंगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, P&L एंड रिजर्व्स। तो हमने वो मिला दिया था उस टाइम पर 27,500 मैंने टेबल में ही मिला करके लिख दिया था। तो 2,80,000 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बाकी इसकी बैलेंस शीट मैं यहां पर आपको जल्दी से दिखा देता हूं, बैलेंस शीट भी आप देख लें। क्वेश्चन मैंने सारे आपके सॉल्व करे हैं। बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। पहले तो आपको मालूम है इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, रिजर्व्स 6 लाख होल्डिंग कंपनी का लिखेंगे, और जो पोस्ट एक्विजिशन में शेयर है हमारा वो मैंने लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? पोस्ट एक्विजिशन में जो हमारा शेयर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो 7 लाख रुपए का बैलेंस, पहले तो हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड P&L में जो होल्डिंग कंपनी का बैलेंस है। फिर जो पोस्ट एक्विजिशन शेयर है, जो पोस्ट एक्विजिशन शेयर है ये 90 लिखा हुआ है। पोस्ट एक्विजिशन में हमारा शेयर कितना था, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं, मुझे थोड़ा सा याद सा नहीं आ रहा है। पोस्ट एक्विजिशन शेयर हमारा 90,000 था ना, एक मिनट चेक कर लूं जरा मैं। हाँ 90,000 था, तो 90,000, तो पोस्ट एक्विजिशन शेयर 90,000 है, तो 90,000 ऐड करेंगे। और जो मेन पॉइंट है शेयर ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तुमने देखा इन्वेस्टमेंट में से माइनस करा और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी माइनस करा। तो इनफैक्ट सेकंड स्टेप जो होता है डिविडेंड का वो रेक्टिफिकेशन का है। इज इट क्लियर टू यू? बाकी तो कैपिटल रिजर्व 50,000 वो आप लिख देंगे, माइनॉरिटी का क्लेम आपने लिख दिया, करंट लायबिलिटी मिला करके आप लिख देंगे। बाकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है मिला करके लिख देना, सॉरी ये तो टोटल है, मिला करके लिख देना। करंट एसेट मिला करके लिख देना, इसमें कुछ और है नहीं। करेक्ट? तो ये एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपको दी थी, और इस डिमॉन्स्ट्रेशन को करने के बाद अब वैसे तो आज का ये जो सेशन है ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मैं चर्चा करूंगा, और नेक्स्ट सेशन में हम डिविडेंड से रिलेटेड और भी कई पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।